नमस्कार, मैं समर मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजे फिल्मी। आज का जो सब्जेक्ट है वो है इवोल्यूशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी टेक्नोलॉजी, यानी सिनेमेटोग्राफी के टेक्नोलॉजी में किस तरह से जनरेशन वाइज स्टेप वाइज विकास हुआ है। क्योंकि यह जानना उन सिनेमेटोग्राफर्स के लिए और विशेष करके हर एक फिल्म मेकर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो समझ पाएंगे कि क्या कारण था कि एक नेगेटिव से लेकर के एआई के ज़माने में सिनेमेटोग्राफी में इतने चरणों में विकास हुआ और आने वाले दिनों में वो खुद को तैयार कर पाएंगे नेक्स्ट जनरेशन के फिल्म मेकर के रूप में। 7 जनरेशन है इस विकास के क्रम में। पहला जनरेशन साइलेंस फिल्म एरा, द बर्थ ऑफ सिनेमेटोग्राफी। सबसे पहला दौर था नेगेटिव का, यानी वहां आविष्कार हुआ था नेगेटिव का, और लाइट के जरिए आप किसी भी चित्र को एक्सपोज करते थे नेगेटिव के ऊपर और उसे डेवलप करके बाहर निकालते थे फोटोग्राफ के रूप में या पॉजिटिव के रूप में, जिसे आप चलचित्र के रूप में 1 सेकंड में 12 फ्रेम के जरिए लोगों को दिखाते थे। ल्यूमर ब्रदर्स का जो सिनेमेटोग्राफी कैमरा था, उस कैमरे से बहुत सारी फिल्में शूट हुई और एक उल्लेखनीय फिल्म का नाम हम बताएंगे जो 1902 में रिलीज किया गया, और उस फिल्म का नाम था ए ट्रिप ऑफ द मून। पूरी तरह से साइलेंट पिक्चर थी, साइलेंट फिल्म थी, साइलेंट मूवी थी। लेकिन उसी समय उस आपको मैं दिखा रहा हूँ उसके कुछ फुटेजेस, आप देख पाएंगे कि किस तरह से उसमें इफेक्ट्स यूज़ किए गए, यानी विजुअल इफेक्ट्स का भरपूर यूज़ किया गया चंद्रमा के ऊपर 1902 में, आप सोच सकते हैं। और अगर हम हिंदी फिल्म की बात करें या इंडियन फिल्म की बात करें तो वो था राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में रिलीज़ हुई थी और जिसे बनाने वाले थे दादा साहब फाल्के, जिनके नाम से आज भी कई तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड जनरेशन पर, द एडवेंट ऑफ साउंड, एडिंग ए डायमेंशन। साइलेंट पिक्चर की जो सबसे बड़ी कमी थी कि आवाज़ का ना आना। हाँ, बाद में म्यूज़िक वगैरह दे करके बहुत सारी फिल्में बनाई गई, जिसमें चार्ली चैपलिन के बहुत सारे फिल्में आप देखे होंगे कि म्यूज़िक के ऊपर वो तरह तरह से हरकत करते हुए दिखाई देते हैं और आज भी प्रचलित है। लेकिन सिंक्रोनाइजिंग साउंड का आविष्कार हुआ 1920 के आसपास में, यानी 1920 के आसपास में ऐसे कैमरे का विकास किया गया। मिशेल एनसी के नाम से एक कैमरा का डेवलपमेंट हुआ जो सिंक्रोनाइज करके विजुअल और साउंड को एक जगह पर लाता था, और यहीं से दौर हुआ टॉकीज फिल्म की। उस समय बोलता सिनेमा कहा जाता था कि जो सिनेमा बोले, यानी सिंक्रोनाइजिंग साउंड के जरिए आपको कोई फिल्म दिखाए, मूवी दिखाए, उसे बोलता सिनेमा या टॉकीज फिल्म कहा जाता था। और टॉकीज फिल्म में अगर उल्लेखनीय, बहुत सारी फिल्में उस दौरान बनी, लेकिन जो उल्लेखनीय फिल्म जिसको आप कह सकते हैं कि क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ टॉकीज फिल्म, वो था 1929 में आई फिल्म ब्लैकमेल, जो एक बेहतर एग्जाम्पल मान सकते हैं टॉकीज फिल्म का। और उसके 2-3 साल बाद ही हिंदी में फिल्म आई आलम आरा, जो 1931 में रिलीज हुआ था, और उसके बाद टॉकीज फिल्मों का दौर सा निकल पड़ा। अब हम आते हैं अपने थर्ड जनरेशन में, यानी कलर सिनेमेटोग्राफी, पेंटिंग फ्रेम्स विथ ह्यूज। ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने में भी बहुत अच्छे अच्छे फिल्में बनी, लेकिन लोगों को एक कमी सी लगी कि क्या हम कलर फिल्म नहीं बना सकते हैं, जैसा हम आंखों से देखते हैं कलरफुल पूरा दृश्य, पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड हमको कलर में दिखाई देता है, फिल्म में ब्लैक एंड व्हाइट क्यों। तो उस समय एक नई टेक्नोलॉजी आई, उसका नाम था टेक्निकलर। उसमें होता था कि ब्लैक एंड व्हाइट में शूट तो होती थी, लेकिन उसके हर एक फ्रेम को टेक्निकली कलर किया जाता था, यानी ह्यू के रूप में, ह्यू बोलते हैं कलर को, ह्यू के रूप में हर एक फ्रेम को हम लोग इन्हेंस करते थे, कलरफुल बनाते थे। आज भी फ्रेम बाइज फ्रेम काम होता है, तो उस दौरान नेगेटिव के ज़माने में भी फ्रेम दर फ्रेम काम किया जाता था, उसका फिर पॉजिटिव बनाया जाता था, फिर उसे थिएटर में रिलीज़ किया जाता था प्रोजेक्टर के माध्यम से। टेक्निकलर बहुत टाइम टेकिंग जॉब होता था, जैसे आजकल डीआई किया जाता है एडिटिंग के बाद, उसी तरह से उस समय भी एडिटिंग के पश्चात टेक्निकलर हर एक फ्रेम को कलर किया जाता था मैनुअली। अब सोचिए, मैनुअली करना, अब तो कंप्यूटर के जरिए होता था, एक फ्रेम को आप बेटर कर लिए तो उस सीरीज़ के सारे फ्रेम्स ऑटोमेटिकली कलर में चेंज हो जाता है, या उसका डीआई कर लेते हैं, या कलर इन्हेंसमेंट कर लेते हैं, या कलर करेक्शन कर लेते हैं। लेकिन उस समय हर एक फ्रेम को अलग अलग करना पड़ता था, और ये भी ध्यान रखना पड़ता था कि कोई फ्रेम अलग टाइप का कलर में ना हो जाए, क्योंकि वो स्क्रीन पर देखने में बुरा लगेगा। तो ये सारा काम बाहर ही होता था। यहाँ पर भी जो फिल्में बनती थी ब्लैक एंड व्हाइट, जिसे टेक्निकलर करना पड़ता था, वो विदेशों में जाता था टेक्निकलर होने के लिए। अगर हम पहला सक्सेसफुल फिल्म का बात करें, यानी टेक्निकलर में, तो वैसे तो 1930 के दशक में ही स्टार्ट हो गया था, 1930 से ही कलर टेक्निकलर आ गया था और फिल्में बननी शुरू हो गई थी। लेकिन रिमार्केबल जो फिल्म थी वो थी द विजार्ड ऑफ ओज, जो 1939 में आई थी। और अगर हम हिंदी फिल्म की बात करें तो पहली कलर फिल्म, वैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा विवाद है
कई लोग दूसरे फिल्म को बोलते हैं, कई तीसरे फिल्म को बोलते हैं, लेकिन हमें जहाँ तक पता है झांसी की रानी 1953 में सबसे पहले टेक्निकलर में रिलीज़ होके आया। सब काम बाहर से ही हुआ था, लेकिन रिलीज़ हुआ इंडिया में टेक्निकलर में झांसी की रानी। अब आते हैं अपने फोर्थ जनरेशन में, यानी द एरा ऑफ इंस्ट्रूमेंट कलर। देखिए, इंस्ट्रूमेंट कलर ये एक प्रोसेस है, एक मेथड है, न कि कोई टेक्नोलॉजी है। जैसे कि हमने इससे पहले बताया था कि टेक्निकलर एक टेक्नोलॉजी था जिसमें हम फ्रेम वाइज फ्रेम अलग से मैनुअली कलर करते थे, लेकिन कोडक ने सबसे पहले 1950s में एक ऐसा नेगेटिव तैयार किया जो कलर नेगेटिव होता था, जिसे एक मेथड के जरिए अगर प्रोसेस किया जाता है तो RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू में उसे चेंज करके आपको कलर पिक्चर देता था। कलर पिक्चर यानी जिसे आप पॉजिटिव बना करके प्रोजेक्टर के जरिए किसी भी स्क्रीन पर आप प्रोजेक्ट कर सकते थे। तो 1950s में ही आ गया था। और जो पहली फिल्म जिसे उल्लेखनीय फिल्म कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट कलर में अगर आया तो वो था द कार्सन सिटी। तो कार्सन सिटी में इंस्ट्रूमेंट कलर का यूज़ किया गया, कोडक का ही फिल्म यूज़ किया गया और इंस्ट्रूमेंट कलर के जरिए एक बेहतरीन लोगों को रिजल्ट दिया। देखिए, इंस्ट्रूमेंट कलर और टेक्निकलर में जो मेन डिफरेंस होता था वो ये था कि टेक्निकलर देखने में ड्राइंग की तरह लगता था, पेंटिंग की तरह लगता था, क्योंकि उसमें पेंटिंग वाकई में किया जाता था, कलर भरा जाता था। लेकिन इंस्ट्रूमेंट कलर काफ़ी हद तक नेचुरल, जो आप आंखों से देख रहे हैं लगभग वैसा कलर आता था और ये प्रचलित हो गया। तो धीरे धीरे टेक्निकलर आउट हो गया, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता था, 6 महीना 8 महीने का समय लगता था टेक्निकलर करने में, हो सकता है 1-1 साल लग जाता था। लेकिन इंस्ट्रूमेंट कलर त्वरित होता था, यानी उसे डेवलप किया और आप सीधे उसको स्क्रीन पर ला सकते थे प्रोजेक्टर के जरिए। तो जो पहली हिंदी फिल्म बनी इंस्ट्रूमेंट कलर में वो था जंगली 1961। लेकिन यहाँ पर भी विवाद है, कई लोग 1957 में ही इंस्ट्रूमेंट कलर के आ जाने का, मैंने हिंदी फिल्म जगत में आ जाने का दावा करते हैं। लेकिन मेरी जानकारी में जंगली पहली फिल्म थी जिसे सुबोध मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था और उस फिल्म में इंस्ट्रूमेंट कलर और कोडक की फिल्म का पूरा यूज़ किया गया। अब हम आते हैं अपने 5th जनरेशन पर, यानी डिजिटल रेवोल्यूशन पर। देखिए, 4th जनरेशन से लेके 5th जनरेशन के बीच का गैप सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि 4th जनरेशन में आ गया था इंस्ट्रूमेंट कलर, जिसमें कोडक, फ्यूजी, इस तरह के बहुत सारे फिल्म कंपनी आ गई जो नेगेटिव बनाती थी। उनके ISOs भी अच्छे होते गए, उनके कैमरे भी, एरी ने एक के बढ़कर एक कैमरा लॉन्च किया जिस पर लोग अच्छे ढंग से शूटिंग करते थे और वही टेक्नोलॉजी लगभग 50 सालों तक चलता रहा। लेकिन 2020 के बाद से बहुत कुछ चेंज होने लगा, क्योंकि डिजिटल वीडियो तो आ चुका था, लेकिन डिजिटल वीडियो को सिनेमा में कन्वर्ट नहीं किया जा पा रहा था। और जो कन्वर्ट भी होता था वो रिवर्स टेलीसीने के जरिए होता था। रिवर्स टेलीसीने यानी टेलीविज़न की तरह आप किसी चीज़ को शूट करिए और उसे रिवर्स नेगेटिव पर फिर उसे प्रिंट करिए, लेकिन उसमें जो क्वालिटी होती थी बहुत पुअर हो जाता था। तो लोग इसी सोच में थे कि किस तरह से हम डिजिटल पर इसे लाएं, डिजिटल पर ही शूट हो, डिजिटल पर ही एडिट हो और डिजिटल पर ही उसे रिलीज़ किया जाए। तो वो टेक्नोलॉजी आते आते काफ़ी टाइम लग गया और उस टेक्नोलॉजी का नाम डिजिटल टेक्नोलॉजी इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हर चीज़ डिजिटल पर ही होता था, कोई भी चीज़ एनालॉग पर नहीं होता था। डिजिटल यानी 1 and 0। इसके लिए रेड कैमरे को हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैमरा कंपनी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। वीडियो पर तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सोनी ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन रेड वन ने पहली बार डिजिटल टेक्नोलॉजी को सिनेमा के लिए लाया। उसके बाद मजबूरी हुई एरी को भी इस क्षेत्र में बढ़ने के लिए, तो एरी का क्लासिक सबसे पहला डिजिटल सिनेमा कैमरा आया जो 2K का था और आज भी उस कैमरे का जवाब नहीं, उसमें 2K का बेहतरीन शूटिंग होती है। रेड वन के बाद MX आया, फिर उसके बाद सारी सीरीज आती गई रेड का। आजकल तो मॉन्स्ट्रो से लेकर के हीलियम और वी रैप्टर तक रेड ने लाके खड़ा कर दिया है ऐसे जगह पर जहां पर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ दूसरा सोच ही नहीं सकते। इस टेक्नोलॉजी पे जो पहली उल्लेखनीय फिल्म बना, वैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बहुत सारी फिल्में बनी, रिवर्स टेलीसीने पर बहुत सारी फिल्में बनी। हर लोग अपना अपना दावा कर रहे थे कि भाई मेरी फिल्म पहली बार आया, पहला फिल्म मेरा ही है डिजिटल पर। लेकिन जो उल्लेखनीय फिल्म है उसका नाम मैं बताता हूँ, और वो है 1998 में आया फिल्म द लास्ट ब्रॉडकास्ट। और इसी के लगभग 10 साल बाद एक फिल्म आई द स्लम डॉग मिलेनियर, जिसने ऑस्कर में तहलका मचा दिया था। और ये फिल्म भी कंप्लीटली डिजिटल पर शूट हुआ। 2008 के बाद अब हिंदी फिल्म के सारे लोग शिफ्ट कर गए नेगेटिव से डिजिटल की ओर। 2012 तक नेगेटिव पर काम होता गया, लेकिन 12 के बाद लगभग हर फिल्म
डिजिटल पर ही शूट होने लगा। और हिंदी फिल्म में अगर बात की जाए कि कौन सी फिल्म सबसे पहले डिजिटल पर शूट हुआ और रिलीज़ किया गया, वो था 2001 में आई लव के लिए कुछ भी करेगा। ये फिल्म आई थी 98 में, इंग्लिश फिल्म का नाम हमने बताया था, लेकिन उसके 3-4 साल बाद ही ये फिल्म आई थी। राम गोपाल वर्मा इसके प्रोड्यूसर थे और ई निवास इसके डायरेक्टर थे। और उसके बाद तो अब कहानी बनती चली जा रही है और डिजिटल का ही युग है। सिनेमेटोग्राफी का जो 6th जनरेशन है वो है वर्चुअल प्रोडक्शन। हाल ही में लगभग 5-6 साल पहले से इसका बोलबाला शुरू हो गया। वैसे 10 सालों से इस पर काम हो रहे थे, लेकिन अनरियल इंजन ने आकर के इस क्षेत्र में एक क्रांति सी ला दी। अनरियल इंजन और वर्चुअल प्रोडक्शन आजकल एक पर्याय बन गया है। इसमें सबसे पहली बार एलईडी स्क्रीन बैक में आने लगा। इससे पहले क्या होता था, यानी क्रोमा पर ग्रीन स्क्रीन पर पूरी शूट होती थी। उसके बाद कंप्यूटर के जरिए ग्रीन स्क्रीन को हटा करके उसमें ट्रैकिंग पॉइंट लगा करके हम ट्रैक करके पूरी की पूरी फिल्म हम बनाते थे। जो साइंस फिक्शन की फिल्में होती थी या इंग्लिश फिल्में होती थी या हिंदी में भी कुछ फिल्में जहाँ पर कि आपको बैकग्राउंड को चेंज करना होता था। लेकिन वर्चुअल प्रोडक्शन आने के बाद रियल टाइम सब कुछ होने लगा। आपका जो स्क्रीन है, एलईडी स्क्रीन नीचे भी है, ऊपर भी है, पीछे भी है, लेफ्ट और राइट में भी है, और चारों तरफ अगर एलईडी स्क्रीन पर कोई एक सीन को प्ले किया जाए जो आपस में एक तरह से सिंक्रोनाइज्ड हो, और उस पर अगर आप कोई फिल्म शूट करें किसी भी तरह का मोशन दे करके, तो बाद में आपको कुछ भी करना नहीं है, रियल टाइम पर वही चीज़ शूट होगा जो एक लाइव लोकेशन पर शूट होता है। 2019 में आई फिल्म द मैंडोलियन इस सीरीज़ का या इस तरह के वर्चुअल प्रोडक्शन का हम एक बेहतर उदाहरण मानेंगे, जिसमें पूरी की पूरी फिल्म इस तरह से शूट किया गया, यानी वर्चुअल स्क्रीन पर रख कर शूट किया गया, यानी वर्चुअल स्टूडियो में शूट किया गया, अनरियल इंजन के सॉफ्टवेयर के जरिए शूट किया गया। और हिंदी फिल्म में अगर बात करें तो 2022 में एक फिल्म आई थी प्रभास का, राधे श्याम। तो राधे श्याम फिल्म में भी बहुत सारे पोर्शन अनरियल इंजन के जरिए स्क्रीन के सामने प्रभास को रख करके शूट किया गया। और ये फिल्म चली तो नहीं, लेकिन लोगों के बीच में आ गया कि पहली फिल्म इस तरह का, इस बड़े स्तर पर, अदरवाइज छोटे छोटे 2-4 सीन के लिए या 1-2 शॉट के लिए इस तरह का यूज़ हो जाया करता था, लेकिन पूरी की पूरी फिल्म में मेजर सीन इस तरह से शूट करना, यानी वर्चुअल प्रोडक्शन के जरिए शूट करना, ये राधेश्याम में ही किया गया था। और अब हम आते हैं अपने अंतिम जनरेशन पर, द राइज ऑफ एआई इन सिनेमेटोग्राफी। एआई ड्रिवन कैमरा सिस्टम आने वाले दिनों का कैमरा सिस्टम है। आने वाले दिनों में सारा चीज़ एआई के ज़रिए होगा। आप कैमरा सिस्टम लगा दिए हैं, सामने जो भी सीन, वर्चुअल प्रोडक्शन तो होगा ही, लेकिन कैसी लाइटिंग रहेगी, किस तरह का फेस रहेगा, किस तरह का हेयर रहेगा, सब कुछ एआई अपने से वो तैयार करेगा। यानी एक मॉडल आपने बना दिया, एआई खुद ब खुद कैरेक्टर को चेंज करके उसमें जो परिवर्तन करना होगा, जिस तरह की लाइटिंग देनी होगी, जिस तरह का एंगल या जिस तरह का मूवमेंट देना होगा, एआई खुद ब खुद उसे करेगा और आपको बेहतरीन आउटपुट के ढेर सारे ऑप्शन दिखाना शुरू कर देगा। यानी डायरेक्टर को बैठ करके एआई को कमांड देना है कि भाई ये शॉट आपको लेना है, तो वो कम से कम जैसे चैट जीपीटी में आप देखते हैं उसी तरह से आपको ये अलग अलग तरीके का ऑप्शन दे देगा कि भाई देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये लाइटिंग, ये लाइटिंग, ये लाइटिंग। आपको आगे जाकर के डीआई के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कंप्लीट डीआई के साथ एक तरह से प्रोसेस करके दिखा देगा कि कौन सा चीज़ आपको चाहिए। अगर एक्टर का कोई बाल कुछ दिक्कत है तो तुरंत एआई उस हेयर को ठीक कर देगा, ड्रेस को चेंज कर देगा, उसका कलर को चेंज कर देगा। जो आपने टोन सेलेक्ट किया है कि भाई पूरी फिल्म की टोन इस तरह से रहना चाहिए, आपने एआई को दे दिया, अब एआई सारा चीज़ उसी ढंग से लाइटिंग करके आपके सामने रख देगा और कई सारे ऑप्शन दे देंगे। और जो भी ऑप्शन आप चुनेंगे एज ए डायरेक्टर, जो भी सेलेक्ट करेंगे, उस ऑप्शन को ही मान करके मेमोराइज करके आगे की पूरी फिल्म उसी ढंग से शूट करके देगा। यानी पूरी फिल्म एक लय में दिखाई देगा। ये है एआई का फ्यूचर। और इसमें बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं अपने अपने सॉफ्टवेयर लेकर के, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ड्रिवन ही पूरा होता है एआई। यानी आपको एक लर्निंग प्रोसेस में आना पड़ता है, कैमरे को एक लर्निंग प्रोसेस दिया जाता है और सैकड़ों अच्छे अच्छे डीओपी का जो दिमाग है वो एक लर्निंग प्रोसेस के जरिए एक सॉफ्टवेयर को दे दिया जाता है। तो सोचिए कि कितना अच्छा वो सोच पाएगा किसी भी शॉट को शूट करने से पहले। और इसमें जो 2 सॉफ्टवेयर इस समय रन कर रहे हैं उसको आप देखिए, आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं नज़दीकी भविष्य में। और वो है ल्यूमेन 5 और रनवे एमएल। अब तो रनवे एकेडमी बन गया है। रनवे एकेडमी के ज़रिए आप एआई पर फिल्म कैसे बनाएं
उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, उसका सिनेमेटोग्राफी का टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगा और उस पर किस तरह से मैक्सिमम ऑप्शंस आप ले सकते हैं ये भी जान पाएंगे। अगर आप कहेंगे तो इस पर हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे कि आने वाले फ्यूचर में एआई के जरिए कैसी कैसी सिनेमेटोग्राफी हो सकती है। और अभी चल रहा है काम, ऐसा नहीं है कि 10 साल 20 साल बाद की बात है, ये इधर बीच 1 साल 2 साल के अंदर ये सब स्टार्ट हो जाएगा और कोई ना कोई फिल्म पूरी तरह से एआई बेस्ड आ जाएगा, रिलीज भी होगा। एनीवे, आज का ये 7वां चरण आपको कैसा लगा, जो 7 अलग अलग जनरेशन में जो डेवलपमेंट हुआ सिनेमेटोग्राफी का, ये आपको कैसा लगा? निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमें उत्साह मिले इस तरह की नई नई चीज़ें आपके सामने लाने के लिए। देखिए, मैं व्यूज़ के लिए काम नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी कैमरे का खास मॉडल के ऊपर मैं बोलूं तो उसमें व्यूज़ ज़्यादा आता है, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी का चीज़ें हिंदी में और किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर मिलता हो तो हमें भी शेयर करिए, क्योंकि मैं भी इच्छुक हूँ इस तरह की जानकारी रखने में। और जिन लोगों ने भी इस पर रिसर्च किया हो तो वो प्लीज़ हमें मेल करें, क्योंकि मुझे, और या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मुझे जानकारी का बहुत शौक़ है और इसीलिए मैं आपको भी जानकारी देता हूँ। नमस्कार।